अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाबिर है। आज मैं अपनी एसी की फील्ड के लोगों को एक और तरीका बताऊंगा कि ये काम करने से किस तरह हम लोग लाखों करोड़ों रियाल या रुपए जो हैं वो एक महीने में ये एक प्रोजेक्ट ख़त्म करके बआसानी कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको बहुत लंबे चौड़े काम आते हों, आपको इंस्टॉलेशन आती है, थोड़ा बहुत काम आता है, वो लोग भी इससे बआसानी बहुत अच्छा एक पैसा कमा सकते हैं। तो मैं आपको सीलिंग डक्ट यूनिट है, इसको किस तरह इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या एहतियातें होती हैं इसमें ड्रेन के क्या क्या मसले मसाइल होते हैं, कितने पैसे आपको मिलते हैं, क्या एहतियातें करनी होती हैं, क्या नुकसान होती है, क्या फ़ायदा, हर चीज़ टोटल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो अब मैं दो चीज़ें आपको पहले बताऊंगा। ये बताऊंगा कि इसके रेट क्या होते हैं, दूसरा ये बताऊंगा कि इस कंप्लीट काम में आपको क्या क्या चीज़ आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो इसका जो रेट होता है वो अगर आप अच्छा रेट ले रहे हैं, डायरेक्ट कंपनी से रेट ले रहे हैं, तो वो आपको 500 रियाल पर यूनिट रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप मिडल मैन है या कुछ कम है या इंजीनियर टाइप है या कोई ठेकेदार टाइप है तो आपको तकरीबन ये 300 रियाल, जो कि एवरेज रेट माना जाता है, 300 रियाल पर यूनिट आपको मिलेगा। और अगर आपको हेल्पर हैं, लेबर हैं, छोटे मोटे टेक्नीशियन हैं, तो आपको ये यूनिट तकरीबन 100 रियाल, 150 रियाल या मैक्सिमम 200 रियाल तक आपको मिलता है। और दूसरी बात, इस कंप्लीट इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ इंस्टॉल की जाती है। इसमें एक इंडोर इंस्टॉल किया जाता है, एक आउटडोर इंस्टॉल किया जाता है, एक इंडोर से आउटडोर तक उसकी कॉपर की पाइपिंग की जाती है, एक उसकी ड्रेन इंस्टॉल की जाती है, एक उसके जो थर्मोस्टेट होता है, थर्मोस्टेट आपने किस जगह पे लगाना है और वहाँ से लेके आपके इंडोर यूनिट तक जो इसकी वायर डालना या उसका पाइप डालना वो किया जाता है। इंडोर से आउटडोर तक जब आप कॉपर की पाइपिंग करते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल की वायर्स डाली जाती हैं। उसके बाद जो मेन आपकी पावर सप्लाई होती है, अगर आपका आउटडोर यूनिट 3 फेज का है तो उस हिसाब से आउटडोर तक जो मेन पावर आपकी जाएगी, जो कि मेन आपके पैनल से लेके आउटडोर तक जाती है, वो आपको इंस्टॉल की जाती है। उसके बाद सबसे आखिर में इसकी कमीशनिंग की जाती है या उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ये सब चीज़ें इसमें की जाती हैं। और ये जो रेट मैंने आपको बताया 500 रियाल या 300 रियाल या 200 रियाल में आप पकड़ते हैं, इसमें इस इंडोर की इंस्टॉलेशन होती है, आउटडोर की इंस्टॉलेशन होती है। इनके फ्लेयर बना के उनको टाइट किया जाता है, उसके ऊपर टेपिंग की जाती है, उनके इलेक्ट्रिकल के कनेक्शंस इंडोर से आउटडोर तक जो वायर्स होते हैं उनके कनेक्शंस किए जाते हैं। और जो आपके थर्मोस्टेट की जो इंस्टॉलेशन है, आपके इंडोर से लेके आपके थर्मोस्टेट तक, वो आपको पाइप डाला जाता है या उसकी वायर डाली जाती है। इसमें एक बात क्लियर कर दूं, जो आपकी पाइपिंग होती है इंडोर से आउटडोर तक वो इसमें शामिल नहीं होती, उसको अलहदा कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अलहदा पैसे लिए जाते हैं। प्लस जो आपकी कमीशनिंग होती है, जो आखिर में टेस्टिंग होती है, वो आपने पहले से तय करना होता है कि आप उसमें करेंगे या नहीं करेंगे। अगर नहीं करना तो ठीक है, अगर करना है तो उसके अलहदा चार्जेस आपको करने पड़ेंगे। आप 20 रियाल एक यूनिट या 30 रियाल एक पर पीस उसको चला के देने का, टेस्ट करके देने का, जो जो उसमें छोटी छोटी मुश्किलें आएंगी उन सबको हल करके देने का, ये आप अलहदा चार्ज करेंगे आखिर में। अच्छा, अब अगली बात यह है कि आपने ये काम शुरू करने से पहले किन किन लोगों का वहाँ पे मौजूद होना और उनसे राय लेना और उनसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला और आप सीधा चल पड़े और मुँह उठा के आपने काम शुरू कर दिया। नहीं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने पहले से तय करनी है। उनमें सबसे पहले कंपनी का मालिक का होना ज़रूरी है या उनका जो भी इंजीनियर जो भी उन्होंने नुमाइंदा मुकर्रर किया हो उसका वहाँ पे होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने रिटन कॉन्ट्रैक्ट हर हाल में करना होता है। तीसरी बात, आपने लाजमी उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हमें डायग्राम दीजिए, हमें डायग्राम दीजिए, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जब भी काम शुरू कर लिया जाता है तो बाद में हमेशा चेंजिंग्स करनी पड़ती हैं, कभी इधर से उधर, कभी उधर से इधर, तो बार बार आपको यूनिट उतारने और लगाने पड़ेंगे। लेकिन जब आपने डायग्राम दी हुई है तो आप अगले को बाद में ये बता सकते हैं कि आपने हमें ये डायग्राम दी थी, इसके मुताबिक हमने काम किया। 99% कोशिश किया करें कि डायग्राम के अलावा या नॉर्मल पेपर का, अगर डायग्राम नहीं है प्रॉपर, नॉर्मल पेपर के ऊपर उनसे लिखवा के डायग्राम बना के हाथ से फिर काम शुरू किया करें, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है इस वजह से। नेक्स्ट ये है कि आपके पास डक्ट वाला, जिसने वहाँ पे उस रूम में उस जगह पे डक्टिंग करनी है, उस डक्ट वाले आदमी का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है कि उसकी डक्टिंग किस जगह पे लगेगी, उसकी डक्टिंग और आपकी यूनिट के दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, किस जगह पे लगेगी, कैसे, सब मालूमात उसके साथ शेयर करना ज़रूरी है। उसके बाद जो सीलिंग लगाने वाले होते हैं, जिन्होंने बाद में सीलिंग करनी होती है, उनके डक्ट की ग्रिल्स लगानी होती हैं,
क्योंकि वहाँ पे आपने पहले ये तय किया होता है कि आपके जो एसी का एयर फ्लो है वो वर्टिकल होगा या हॉरिजेंटल होगा, वो इस तरह एयर फ्लो होगा या ऊपर से नीचे की तरफ एयर फ्लो होगा। जब ऊपर की नीचे की तरफ होगा या इस तरह होगा तो दोनों सिचुएशन में उसकी जो सीलिंग होगी उसकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, उसके डक्ट की शक्ल भी मुख्तलिफ होती है। तो डक्ट वाले से और सीलिंग वाले से दोनों से पहले मशवरा करना ये लाजमी होता है। इसके बाद एक और आदमी, इलेक्ट्रिकल का आदमी वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि इंडोर से आउटडोर तक तो वायर आप डालेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जो उसकी मेन पावर सप्लाई है जो कि मेन ब्रेकर से लेके बाहर आउटडोर तक अक्सर कंडीशन में जानी पड़ती है। अगर 3 फेज के आपके यूनिट हैं तो आपको इंडोर से आउटडोर तक वायर जानी है। वो कितने एम्पेयर आपका यूनिट लेता है, कितने mm की वायर वहाँ पे लगनी है, कितनी उसकी लेंथ होनी है, सब चीज़ों के लिए आपके इलेक्ट्रिकल के आदमी का वहाँ पे होना ज़रूरी है। तो इन सब आदमियों से मशवरा करने, बात करने के बाद आपने काम अपना शुरू करना है। एक और टिप जो मेरे ज़हन में अभी आई है, मैं अभी आपको देता चलूँ कि आपने अगर पाइपिंग भी पकड़ी हुई है, पाइपिंग, कॉपर पाइपिंग आप उसकी कर रहे हैं, आपने हमेशा याद रखना है कि ये नहीं कि इसी तरह 3858 के आपने पाइप डाल दिए। सबसे पहले आपने 100% कंफर्म करना है कि जो उस कंपनी में यूनिट खरीदे जा रहे हैं, अगर वो अभी तक आपके साइड पे नहीं पहुंचे तो उनकी कैटलॉग मंगा के या कंपनी से कंफर्म किया जाए कि उनके साथ कौन से पाइप के साइज कनेक्ट होंगे। अगर उनके साथ 3/4 और 3/8 का होना है तो आपने वही पाइपिंग करनी है। अगर आप गलत पाइपिंग कर लेंगे तो कल को क्या होगा, यूनिट लगाने के बाद आपको उसके आगे पीस वेल्ड करने पड़ेंगे, वेल्डिंग करने के बाद आपको वो लगाने पड़ेंगे। लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान क्या होगा, इससे भी बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर आप डिफरेंट साइज का पाइप लगा देते हैं गलती से या जानबूझ के या अपने पैसे बचाने की खातिर, तो जब कल को वो यूनिट खराब होगा, क्योंकि वो यूनिट गारंटी में या वारंटी में होगा, तो जब वो कंपनी जो मालिक है वो कंपनी को बुलाएगा कि आओ देखो मेरे यूनिट में क्या मुश्किल है, जब कंपनी आएगी तो वो आते ही सबसे पहले बोलेगी कि इनके पाइप जो इनके साथ कनेक्ट किए गए हैं वो प्रॉपर साइज के नहीं हैं, वो इस यूनिट के साइज के मुताबिक नहीं है। ये कहते ही वो वहां से चले जाएंगे और गारंटी या वारंटी क्लेम नहीं करेंगे। उसके बाद जो मालिक है वो सारा जुर्माना आपको डालेगा। वो जो पाइप आपने गलत डाले हैं, वहां पे गलत साइज के डाले हैं, अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए गलत काम किया है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। तो इस बात का ख्याल रखना लाजमी है यूनिट इंस्टॉल करने से पहले, पाइपिंग करने से पहले, कि वहां पे पाइप का साइज आपने कौन से यूज करने हैं। अच्छा, तो अब इस यूनिट में शामिल क्या क्या होता है। इस यूनिट में सबसे पहले ये कार्टून होता है, इसके अंदर फिल्टर होते हैं, ये वाले फिल्टर मौजूद होते हैं। और ये फिल्टर लगते किस जगह पे, ये देखिए, ये यहाँ पे ये लॉक बने हुए हैं, ये फिल्टर के भी इस साइड पे ये लॉक बने हुए हैं। तो ये जो साइड होती है जहाँ पे ये फ़ैन मोटर लगी हुई है, ये साइड यहाँ पे ये फ़िल्टर लगते हैं। ये इसमें किसी में एक फ़िल्टर होता है, किसी में 2 फ़िल्टर होते हैं। ये फ़िल्टर होते हैं, ये इंसुलेशन होती है जो कि जब आपने फ्लेयर नट वगैरह बनाने हैं उसके ऊपर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। ये इसका ड्रेन का पाइप होता है। ये ड्रेन का पाइप यूनिट के साथ लगता है एक साइड से, और दूसरी साइड से फिर आगे पाइप प्लम्बर या आप लोग को पाइप लगा के आगे ड्रेन तक लेके जाते हैं। तो ये ड्रेन का पाइप होता है, ये इसके साथ एक क्लम्प होता है। ये उसके बाद थर्मोस्टेट की वायर होती है, इसकी अपनी जेन्युइन ओरिजिनल वायर होती है जो आपके इंडोर के इस यूनिट से लेके, और ये थर्मोस्टेट होता है। ये थर्मोस्टेट आपने उस रूम पे कहीं पे दीवार के साथ लगाना होता है। इस थर्मोस्टेट से लेके यूनिट तक ये वाली वायर इस्तेमाल की जाती है, ये इसके साथ वायर आती है। इसके बाद इसमें ये कैटलॉग होती है, और ये जो यूनिट होता है इसमें इस साइड पे ये ब्लोअर लगे होते हैं, इसमें ये 3 ब्लोअर है। 3 भी हो सकती हैं, किसी में 2 भी हो सकती हैं। और इसमें मोटर, एक मोटर लगी हुई है, किसी में 1 भी होती है, किसी में 2 भी होती हैं। ये इसकी एक साइड होती है जहाँ पे फिल्टर लगता है, और इसकी दूसरी साइड जो है वहाँ पे वेपोरेटर लगता है, और उस साइड पे जो आपका डक्ट होता है वो उस साइड पे कनेक्ट होता है। ये मैं आपको यूनिट की दूसरी साइड भी दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फ्लेयर नट होते हैं इसके इस साइड पे, और ये इसकी जो बैक साइड होती है ये आपके वेपोरेटर की साइड है। तो ये जो डक्ट होती है आपकी, ये इस यूनिट के साथ कनेक्ट होती है। किस चीज़ के साथ? कैनवस उसको बोला जाता है। आपके जो डक्ट और आपके यूनिट के दरमियान जो फासला होता है, जो डिस्टेंस होता है, ये तकरीबन 50-55 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये भी आपने मज़ीद रिकन्फर्म कर लेना है डक्ट वाले इंजीनियर या डक्ट वाले आदमी से। अच्छा, ये जो अब आपका यूनिट होता है इसको इंस्टॉल करने में बहुत ही आसान होता है, कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं होती इसमें। ये देखें, यूनिट के एक साइड पे ये इसकी सपोर्ट बनी होती है, ये इसकी दूसरी सपोर्ट होती है, एक साइड पे 2 सपोर्ट होती हैं।
इसी तरह यूनिट के जब आप दूसरी साइड पे आएंगे तो दूसरी साइड पे ये दो सपोर्ट बनी है, एक ये सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है। सिर्फ इसके इंस्टॉलेशन में क्या करना होता है, आपने ये यूनिट भी आप साथ देख लें, छत के साथ आपने ये 4 रॉड लटका देने होते हैं। 4 रॉड लटकाने के बाद इन रॉड के साथ इन रॉड को आपने ये जो फाउंडेशंस हैं इन फाउंडेशंस को हैंग कर देना होता है बस, और यूनिट आपका ऊपर छत के साथ लटक जाता है। अच्छा, अब इसको यूनिट को हैंग करने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, आपको ये रावल बोल्ट चाहिए होते हैं, एक यूनिट के लिए 4 रावल बोल्ट चाहिए होते हैं। ये सबसे पूरी इस इंस्टॉलेशन में जो सबसे अहम काम है वो इस रावल बोल्ट को लगाना कैसे है और इनको हैंग कैसे करना है। इसमें बहुत टेक्निक्स है जो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये एक रावल बोल्ट चाहिए, ये हर एक यूनिट के लिए इस तरह के आपको 4 रॉड चाहिए जो कि आपको एक बड़ी लेंथ मिलेगी लंबी, उसमें आपने अपने यूनिट के साइज के हिसाब से इसको काट लेना होता है, ग्राइंडर से छोटा कर लेना होता है। उसके बाद उसके एक साइड पे एक नट और एक ये वॉशर लगती है। ये कहाँ पे लगती है, जब आप इसको इस तरह छत के ऊपर हैंग करते हैं तो ये ऊपर छत के साथ जाके यहाँ पे इसको टाइट कर दिया जाता है। लगाने के बाद सबसे पहले इस वॉशर को छत में डाला जाता है, वॉशर जब अंदर सही तरह चली जाती है फिर इस रॉड को इसके अंदर टाइट करके और इस नट को और वॉशर को यहाँ पे लाके फुल टाइट कर दिया जाता है। दूसरी साइड पे इसके ये 2 नट चाहिए होते हैं और 2 वॉशर चाहिए होती हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपने उसके साइज़ ले लेने हैं, साइज़ लेने के जो आपने होल करने हैं, ये ड्रिल मशीन के आगे आपने टेप लगानी है। टेप क्यों लगानी है आपने, क्योंकि ये आपका रावल बोल्ट है, इसका यहाँ से साइज़ ले लेना है, ये कितना साइज़ है, इतने साइज़ के बाद टेप लगा देनी है ताकि आप जब छत पे सुराख कर रहे हो तो इससे ज़्यादा सुराख नहीं करना। अगर आप इतना लंबा सुराख कर देंगे तो ये रावल बोल्ट अंदर फ्री हो जाएगा, वो अंदर चला जाएगा। इसलिए रावल बोल्ट को यहाँ से नाप के यहाँ पे टेप लगा देनी है। अब आपको पता है कि आपने सुराख सिर्फ इतना गहरा ही करना है। ये एक टिप होगी। दूसरी बात यह है कि आपने ये बना लेना है, ये मैंने खुद बनाया हुआ है, आपने चीज़ें लेके उसको आपको ग्राइंड करके बना लेना है। ये क्यों बनाना है, जब सुराख करने के बाद रावल बोल्ट आपने छत के ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद इसके अंदर वो आप देखेंगे तो एक बॉल होता है, एक रेड कलर का बॉल होता है इसके अंदर। जो बॉल का क्या काम होता है, जब इसको ऊपर लगा दिया जाता है तो इसको नीचे से ऐसे रख के इसको चोट लगानी पड़ती है। यहाँ से जोर की चोट लगाते हैं ताकि उसके अंदर जो बॉल है वो आगे की तरफ प्रेस हो जाए। जब वो आगे की तरफ प्रेस होता है तो इसका मुंह रावल बोल्ट का आगे से खुल जाता है और वो छत को मजबूती से पकड़ लेता है। तो ये जो इसके अंदर जो रेड कलर का बॉल है उसको अच्छे तरीके से आगे जाना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अच्छी तरह टाइट नहीं होगा तो आपके यूनिट के गिरने के चांस भी होते हैं। तो इसके लिए आपने ये बनाना है और ऐसी चीज़ बनानी है जिसको पीछे से आप अच्छी तरह हैमर से चोट लगा सकें। अब इस रॉड की जो टिप होती है वो क्या होती है कि ये रॉड इस साइड से तो आपने छत के ऊपर लगा दिया। अब ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे आपने इस तरह करके पहले से ही एक वॉशर और एक नट नीचे लगाना है, एक वॉशर और एक नट ऊपर लगाना है। ये चारों रॉड जो है चारों में आपने बराबर डिस्टेंस रखना है इन दोनों का और कम से कम डिस्टेंस रखना है। अच्छा, दूसरी बात आपने छत से यहाँ तक ये भी डिस्टेंस नाप लेना है ताकि आपको हैंग करने के बाद इसको टाइट करने में मुश्किल ना हो। जब आपने इसको प्रॉपर नापा है तो आपने ये रॉड इस तरह, फर्ज करें ये रॉड अभी छत के साथ इस तरह लटका हुआ है। जब लटका हुआ है तो आप यूनिट को उठाएंगे, उठाने के बाद यूनिट को इसके अंदर कर देंगे। जब इसको अंदर रखेंगे तो यहाँ पे आपने टेप लगा के रखनी है। अगर ये टेप आप नहीं लगाएंगे तो ये जो आपका वॉशर और नट है ये नीचे गिर जाएगा, तो आप ऊपर यूनिट को सही तरह लटका नहीं सकेंगे। आपने यूनिट उठाया होगा और आप मुश्किल में फंस जाएंगे। इसलिए पहले से ही जो ऊपर वॉशर और नट है इसको टेप लगा लें। यूनिट को जैसे यहाँ पे फंसाएंगे तो यूनिट आपका इस वॉशर के ऊपर इसका वेट आ जाएगा। उसके बाद इस टेप को यहाँ से उतार दें। उतारने के बाद यहाँ से ये नट टाइट कर दें और यहाँ से नीचे वाले नट को टाइट कर दें। तो ये इसकी टेक्निक होती है। बाकी मैं अभी जब इंस्टॉल करता हूँ तो इंस्टॉल करने पे साथ साथ मैं आपको पूरा दिखाता रहता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देख लें, हर यूनिट थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ अंदाज में कहने के लगता है। मैं सिर्फ आइडिया देने के लिए आपको दिखा देता हूँ। ये एक यूनिट देख लें, ये किस डायरेक्शन में लगा हुआ है। इसी तरह दूसरा यूनिट, ये टोटल तकरीबन 280 यूनिट हम लगा रहे हैं, जिनमें हर यूनिट पे हर फ्लोर के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जब आपको मेन तरीका पता है तो आपको किसी भी कंडीशन में लगाने में कोई मसला नहीं आएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी एक यूनिट लग रहा है, यहाँ पे डक्ट पहले से लगी हुई है। अब ये एक और रूम है, इसमें यहाँ पे देखें यूनिट हमने साइड पे लगाया हुआ है क्योंकि यूनिट की वहाँ पे जगह नहीं थी बन रही।
इसलिए मजबूरी की हालत में हमें इस जगह पे डक्ट लगाना पड़ा। अच्छा, और कोई भी यूनिट लगाते वक्त जो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिनका आपने शुरू से आखिर तक ख्याल रखना है, उनमें से एक चीज़ ये है कि साइड पे आपने उसके ये फ्लेयर नट लगे हुए हैं, इस साइड पे आपने पाइप टाइट करना है। तो आपने यूनिट को कभी भी इस यूनिट को यहाँ पे दीवार के साथ जोड़ के नहीं लगाना। इसका कम से कम फासला तकरीबन 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर लाजमी होना चाहिए, ताकि आप बाद में जब स्प्रिंग से या पाइप बेंडर से पाइप को बेंड करके यहाँ पे पाइप लगाएं तो आसानी बेंड हो जाए। तो ये फासला आपको कि एसी के फ्लेयर किस साइड पे हैं और आप पाइप को बेंड किस तरह करेंगे, ये आपने पहले सोच के रखना है। दूसरी जो मेन बात आपने सोच के रखनी है, एसी की बैक साइड पे आपका फिल्टर होगा। तो आपकी जो एसी की बैक साइड है, यहाँ पे इस एसी और इस दीवार के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए, कम से कम 15-20 सेंटीमीटर का लाजमी डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि यहाँ से जो हवा सर्कुलेट होगी वो हवा की सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, बिल्कुल दीवार के साथ जोड़ के नहीं लगाना। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात होती है वो ये होती है कि यूनिट लगाने के बाद इसके नीचे सीलिंग की जाएगी। तो सीलिंग वाले जो भी लोग हो, आपने उनसे कहना है कि नीचे जो सीलिंग करनी है वो पूरा ये जितना यूनिट का साइज़ है, इस पूरे साइज़ के मुताबिक एक कवर बनाया जाए, ताकि कल को जब भी हमें इसकी मेंटेनेंस करनी पड़े, अच्छी तरीके से ड्रेन उसकी साफ़ करनी पड़े, या इसको वॉश करना पड़े, या ब्लोअर मोटर ख़राब हो जाए उसके बेरिंग वगैरह चेंज करने पड़े, तो ये नीचे वाला कवर हम आसानी से उतार सकें या ऊपर वाले कवर तक हम आसानी से पहुँच सकें। तो सीलिंग को इतने बड़े साइज़ का नीचे लगाया जाता है ताकि वो एक ही पीस बाद में उतार के बआसानी ये काम किया जा सके बाद में। अच्छा, इसमें एक और बात कि आपने जब ड्रेन लगानी होती है, ड्रेन में आपने हर हाल में बहुत अच्छे तरीके से पी ट्रैप बनाना होता है। अब ये पी ट्रैप यहाँ पे यूनिट से निकलते ही यहाँ पे पी ट्रैप बनता है। पी ट्रैप का क्या मकसद होता है, आपने देखा होगा कि वॉशरूम में फ्लश के अंदर पानी हमेशा जमा होता है। वो पानी क्यों जमा होता है, अगर पानी वहाँ पे ना जमा हो तो बाहर से सब स्मेल जो है वो आपके वॉशरूम के अंदर आ जाती है, लेकिन पानी वहाँ पे जमा होने से वहाँ पे एयर का फ्लो नहीं होता, इसलिए जो बाहर गटर वगैरह की स्मेल होती है वो वॉशरूम के अंदर नहीं आती। तो इसी तरह जब यहाँ पे पी ट्रैप बनाया जाता है तो पी ट्रैप के अंदर पानी रुका रहता है, वो पाइप आगे की किसी न किसी वॉशरूम या किचन में जाता है। अगर ये पी ट्रैप नहीं बनाएंगे, वहाँ पे पानी नहीं रुका हुआ होगा, तो सारी स्मेल आपके कमरे के अंदर आ जाएगी। तो ये एक एहतियात जो कि बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सीधे नॉर्मल एसी के जैसे ड्रेन पाइप डाले जाते हैं वैसे नहीं डाले जाते, इसका पी ट्रैप लाजमी बनाना होता है। इसके बाद एक और बात, इन यूनिट्स में जो भी एक तो सप्लाई होती है, एक उसकी रिटर्न होती है। इसके लिए सप्लाई के लिए जहाँ से आपको ठंडी हवा मिल रही होती है उसके लिए डक्ट लगे हुए जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ से सप्लाई आएगी। इसके साथ इस रूम में इस जगह पे करके एक और डक्ट लगाया जाएगा, एक और डक्ट लगा दिया जाएगा, उसके साथ ग्रिल लगा दी जाएगी। उसका मकसद क्या होगा कि सीलिंग के ऊपर से ये एसी अपनी पिछली साइड से हवा को खींचेगा, हवा को ठंडा करेगा, ठंडा करने के बाद इस डक्ट के अंदर फेंक देगा, इस डक्ट के थ्रू होके वो नीचे हमारे कमरे में आ जाएगी। उसके बाद दोबारा ये एसी यहाँ से सीलिंग के ऊपर से ही हवा खींचेगा, खींचने के बाद दोबारा उसे ठंडा करेगा और दोबारा यहाँ पे फेंक देगा। तो हर कमरे के अंदर जहाँ पे सप्लाई का होना ज़रूरी है, वहाँ पे उसकी जो पीछे से रिटर्न है जो इसकी हवा खींचेगी, उसके लिए भी एक डक्ट का बनाना ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपको ये 4 निशान लगाने के बारे में, जो निशान पहले लगाती हैं वो किस तरह लगाई होती हैं, जिन पे ये रॉड लटकने होते हैं। 4 निशान आपने किस तरह लगाने हैं। सबसे पहले जो आपने नापना है वो इस डक्ट से लेके यहाँ पे जो आपकी मशीन आनी है उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो कि मैंने आपको बताया था तकरीबन 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आपने यहाँ से ये 50 सेंटीमीटर नाप लेना है। 50 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने ये निशान लगा लेना है। इस निशान, एक निशान आपका लग गया। अब दूसरा निशान आपने ये कंफर्म करना है डक्ट वाले आदमी से और मालिक से और सीलिंग वाले से कि इस दीवार से यहाँ पे आपका यूनिट कितना लगना है। या दूसरी बात, अगर आपको डायग्राम मिली है तो आपने डायग्राम से देखना है कि इस दीवार से इस साइड पे कितना फासला होगा। हम फर्ज कर लेते हैं कि दीवार से जो फासला है ये 35 सेंटीमीटर है, तो इस दीवार से हमने 35 सेंटीमीटर इस तरह नाप लेना है। अच्छा, ये 35 सेंटीमीटर अब यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए तो ये निशान हमने एक लगा लेना है। अब ये जो निशान हमने लगाया था यहाँ से यहाँ तक, इस निशान को और इस निशान को आपस में मिला देना है। जब इसको हमने ये मिलाया तो हमारा ये एक निशान फाइनल हो गया। एक जो रॉड है हमारा यहाँ पे लगेगा।
अब दूसरा रॉड हमारा लगाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें यूनिट की डायमेंशन लेनी है कि यूनिट आपका कितना चौड़ा है। ये जो आपकी दो हुक है यूनिट की, आपने ये दोनों यहाँ से नाप लेनी है। ये अब इसकी 78 सेंटीमीटर है इसकी। अच्छा 78 सेंटीमीटर है, तो 78 सेंटीमीटर ये जो एक सुराख आपने लगाया है, इससे यहाँ पे आपने 78 सेंटीमीटर नाप के यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। अब आपने एक निशान यहाँ पे लगा लिया, दूसरा निशान आपने कौन सा लगाना है, यहाँ से यहाँ तक 35 सेंटीमीटर था जो आपने निशान लगाया था, तो यहाँ से भी आपने 35 सेंटीमीटर देख लेना है। 35 सेंटीमीटर देखने के बाद दूसरा निशान आपने यहाँ पे लगा देना है। अब ये एक निशान हो गया, ये दूसरा निशान हो गया। अब यहाँ पे आपने दो और निशान लगाने हैं। इन दो निशानों को लगाने के लिए आपने क्या करना है, ये आपका यूनिट की आपने जो लेंथ है उसको नाप लेना है। ये जो यूनिट की लेंथ है, ये जो नीचे इसके हुक्स लगी हुई हैं, एक ये हुक है, एक उस साइड पे दूसरी हुक है, इसका आपने डिस्टेंस नाप लेना है। अब हम फर्ज कर लेते हैं इसका डिस्टेंस जो है वो है 48 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये जो इसकी लेंथ है आपने मिसाल के तौर पे 48 सेंटीमीटर है। ये जो पहले आपने यहाँ पे निशान लगाया, यहाँ से यहाँ तक आपने 48 सेंटीमीटर नापना है। ये निशान यहाँ पे रख के यहाँ पे आके ये 48 सेंटीमीटर है, ये आपने यहाँ पे एक निशान लगा लिया। अभी ये निशान कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दूसरा निशान आपने क्या करना है, यही 48 सेंटीमीटर का एक निशान आपने यहाँ से यहाँ तक लगाना है। ये आप मीटर यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से इसको नापेंगे, जहाँ पे 48 सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ पे आपने ये निशान लगा लेना है। ये एक निशान हो गया, ये एक निशान हो गया, लेकिन अभी ये दोनों निशान लेवल में नहीं है। इसमें लेवल में करने के लिए आपने क्या करना है, इस निशान से उस दीवार तक का फासला नाप लेना है। इस निशान से इस दीवार तक का फासला रखेंगे, ये तकरीबन 65 सेंटीमीटर है। यहाँ पे भी ये जो एक निशान आपने पहले लगाया है, इस निशान पे देखें 65 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है। जहाँ पे ये 65 सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे ये आपने निशान लगा लिया। अब ये निशान आपका कंप्लीट हो गया, ये निशान आपका ठीक है। अब ये वाला निशान आपने कैसे करना है, इसके कई तरीके हैं। तो उसका तरीका एक ये है कि ये जो आपने अब सुराख किया, क्योंकि ये एक्यूरेट सुराख हो चुका है, इस सुराख से इस सुराख तक नाप लें। और ये पैमाइश क्या थी, यही जो आपने पीछे की थी, जो आपने ये एक सुराख लगाया था और ये एक सुराख लगाया था, इसका डिस्टेंस जितना था ये वही डिस्टेंस है जो आपके ये यूनिट का डिस्टेंस मैंने नापा था, जो एक एंगल से दूसरे इस ब्रैकेट तक का था। ये नाप लें, ये जितना भी आपका डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस से लेके इस डिस्टेंस तक ये जो पहले लाइन लगी है उसको टच करते हुए यहाँ पे ये लाइन लगाएं। जहाँ पे ये टच करे, यहाँ पे ये जो पॉइंट बन रहा है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो इस तरीके से आप ये 1, 2, 3 और 4 निशान आप अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। बाकी आपको भी अगर कोई और तरीका पता है, किसी और तरीके से उसके मेजरमेंट करके करना चाहें, तो आप उससे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये अब तैयब आपको सुराख करके देगा। ये ड्रिल मशीन के आगे उसने प्लास्टिक की एक बॉटल जो है वो काट के लगा लिया। उसकी वजह कि सुराख करते हुए सुराख का सीधा होना ज़रूरी है, उसके बाद सुराख करते हुए मिट्टी सारी आंखों में पड़ती है। तो ये छोटी सी टेक्निक इस्तेमाल करने से आपकी आंखों में मिट्टी कम पड़ेगी। और दूसरा, उसने ड्रिल बिट के आगे टेप भी लगा ली है ताकि जो सुराख है वो उसके जो आपका रावल बोल्ट है उसके हिसाब से सुराख किया जाए। ये अब इसके अंदर रावल बोल्ट जो है उसको लगाने लगा था। ये रावल बोल्ट लगाने के बाद इसको अच्छी तरह पीछे से उसको ठोकना है ताकि उसके अंदर जो बॉल है वो बहुत आगे तक चला जाए। वो जितना आगे तक जाएगा उतना ज़्यादा आपका जो रॉड है वो मजबूत लगेगा।
अच्छा, अब सुराख भी हो गए हैं इसके अंदर रावल बोल्ट भी लग गए हैं। अब इसके अंदर रॉड किस तरह फिट करने हैं, ये अब हमजा आपको रॉड लगा के दिखाता है। ये रॉड को उस रावल बोल्ट में डाल के इसको घुमा देना है, इसको टाइट कर देना है अच्छे तरीके से। जब ये रॉड पूरा कंप्लीट अंदर चला जाएगा तो इसके ऊपर जो नट और वॉशर लगी हैं अब उसको भी हमने टाइट करना है। तो उसको हम ऊपर से भी टाइट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा आसान तरीका ये कि नीचे वाले जो दोनों नट हैं उनको आपस में जोड़ के ऐसे तरीके से जोड़ा जाए कि वो घूमे नहीं, और उसको फिर एडजस्टेबल से या किसी भी रेंच से या किसी भी टूल से इसको टाइट करते हैं। जैसे जैसे इसको देखें वो टाइट कर रहा है हमजा, वैसे वैसे वो ऊपर से रॉड अंदर से टाइट होता जा रहा है और फुल टाइट हो गया अंदर वो। अब ये ऊपर वाला नट भी इसको मज़ीद टाइट कर दिए ताकि और ज़्यादा मजबूत ये हो जाए। इसी तरीके से अब ये दूसरा रॉड भी लगा लेना है। अच्छा, अब अगला स्टेप ये है कि मैंने आपको नीचे भी बताया था, इसके ऊपर वाले जो नट होते हैं और जो उसकी वॉशर होती है उसके ऊपर टेप लगानी होती है ताकि यूनिट को हैंग करते हुए वो वॉशर नीचे ना गिरे। तो ये टेप अपने ऊपर वाले सब नट और वॉशर के ऊपर लगा देनी है, और कोशिश करें ये जो ऊपर वाला और नीचे वाला नट आपने लगाया हुआ है इसको घुमा के एडजस्ट कर लें और सब का फासला छत से एक जितना ही रखें, ताकि जब यूनिट को हैंग करने लगें तो सब नट जो हैं ये आपके एक ही जगह पे मौजूद हों, आपको उनको लटकाने में और उनको टाइट करने में आसानी हो। अब ये यूनिट जो नेक्स्ट स्टेप है, यूनिट उठा के ऊपर लटकाना है। इसमें जितना ज़्यादा सेफ्टी का ख्याल रखें उतना बेहतर है। ये यूनिट को उठा के जो ऊपर नट आपको नज़र आ रहे हैं उसको उस ब्रैकेट के साथ सिर्फ हैंग कर देना है, उस नट के ऊपर एक दफ़ा उसको रख देना है। चारों साइडों से आप नट के ऊपर रख देंगे तो वो यूनिट आपका हैंग हो जाएगा। बाकी सब एडजस्टमेंट आप उसके बाद में भी आराम सुकून से कर सकते हैं। अब ये देख लिया हमजा और तैयब ऊपर वाले नटों को भी नीचे लेके आ रहे हैं, नीचे वालों को भी टाइट करके सबको आपस में टाइट कर रहे हैं। ये अब बाद में आपने डिसाइड करना है कि क्या इस यूनिट को आपने बिल्कुल छत के साथ ऊपर लगाना है। आपकी जो डक्टिंग वाले हैं उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बिल्कुल छत के साथ लगाना है तो इन्हीं नट को आपने ज़्यादा टाइट करते जाना है ताकि वो बिल्कुल ऊपर छत के साथ लग जाए। इस तरह आपका जो यूनिट है वो ऊपर हैंग हो गया है। जो इसका सबसे मेन काम होता है वो ये यूनिट को हैंग करना होता है, बाकी इसका पाइपिंग वो सब करना वो एक अलग टॉपिक है और अलग मैं आपको वीडियो में वो भी बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।